हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। तो मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स की पूरी जो लेक्चर है वो इस पे अपलोड कर दी जाए। पॉलिटी की ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत सारी वीडियोस, ज्योग्राफी की भी है, इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं थी। तो सोचा इकोनॉमिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है, जहां आप लोग समस्या फेस कर रहे हैं, उसको क्लियर कर दिया जाए। तो सबसे पहले चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग चलेंगे। आज का जो है पहला चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और क्लासिफिकेशन, यानी इकोनॉमी के सेक्टर को भी देखेंगे और क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन की बात करें तो अर्थशास्त्र यानी किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है, या तो हम कंज्यूमर को देखते हैं, प्रोडक्शन को देखते हैं, उनके बीच में जो कंजम्पशन है उसको देखते हैं। तो कुल मिला के जो इकोनॉमी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स कि इकोनॉमी वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का अध्ययन किया जाता है। उसकी जो भी टेंडेंसी है उसका अध्ययन किया जाता है। और इससे रिलेटेड सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट जो माने जाते हैं वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब ने की किताब निकली थी द वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है? तो एडम स्मिथ की है, जो 1776 में पब्लिश हुई थी। इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया था, यानी जो इकोनॉमी है उसको धन का विज्ञान कहा गया था। यानी उसमें पैसे से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो लेन देन होती है, जो भी व्यवहार होता है, उसका स्टडी साइंटिफिक वे में किया जाता है। चलिए अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसको एक एक करके देखते हैं। सामान्यतः हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर 3 तरह के सेक्टर हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। तो 3 ही तरह के सेक्टर पे हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन 2 और सेक्टर, जो मॉडर्न ट्रेंड है इकोनॉमी का, इसमें 2 और सेक्टर बन के निकले हैं जिनको चतुर्थ और पंचम सेक्टर कहते हैं। तो ये पांचों के पांचों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, इसके अंदर जो प्राइमरी सेक्टर होती है उसमें हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, उसको हम डायरेक्ट प्रोडक्शन के रूप में ले लेते हैं, यानी उत्पाद के रूप में हम डायरेक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट के रूप में ले लेते हैं, और डायरेक्ट उसका थोड़ा बहुत साफ सफाई करके हम उसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, और इसको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस भी कहा जाता है। इसके अंदर एग्रीकल्चर भी आता है, इसके अंदर माइनिंग भी आता है, इसके अंदर फिशरीज भी आती है, और इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, यानी पशुपालन भी आता है, और फॉरेस्ट्री भी आती है। यानी जो डायरेक्ट हम एज ए प्रोडक्ट हम नेचुरल रिसोर्स को ले लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। यानी यहाँ पे अगर खेती कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम धान का चावल यूज़ कर लेंगे, गेहूं का यूज़ कर लेंगे, थोड़ा साफ सफाई करेंगे, हो गया हमारे काम का। मछली पकड़ा, खा लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, जो भी किया डायरेक्ट कर दिया जाता है थोड़ा साफ सफाई करके। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट के रूप में हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से कोयला निकाला, डायरेक्ट सेल कर दिया। तो इस तरह से इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और प्राइमरी सेक्टर का मतलब है हम प्राइमरी रिसोर्स पर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद नंबर आती है सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरह का चेंजेस ला दिया जाता है जिसके कारण वो लंबे समय तक टिकाऊ, और उनका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। यानी हम जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम रॉ मटेरियल की तरह सेकेंड सेक्टर में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने
नेचुरल गैस लिया और नेचुरल गैस का यूज से हमने इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हमने पेट्रोलियम लिया और पेट्रोलियम के यूज से यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो वो प्राइमरी सेक्टर के लिए तो रॉ था, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर के लिए वही क्या हो गया, सॉरी प्राइमरी सेक्टर के लिए वो प्रोडक्ट था और सेकेंडरी सेक्टर के लिए वही रॉ मटेरियल हो गया। उसी तरह से बहुत फूड प्रोसेसिंग करके हम गेहूं, चावल, मछली इन सब को लंबे समय तक टिकने वाला प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसके कारण उसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है। कीमत अचानक से बढ़ जाती है। जैसे लकड़ी अगर हम डायरेक्ट पेड़ से लेते हैं तो वो लकड़ी क्या है, वो लकड़ी प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि हमने फॉरेस्ट जो वन है उसका उत्पाद हमने ले लिया। लेकिन अगर उसी को हम डिज़ाइन देके बढ़िया फर्नीचर तैयार कर देते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। तो ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कार को बनाया जा रहा है, यहाँ पे कंपनीज है, तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है और यहाँ पे गैस जल, ये सब चीज़ें आ जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि विनिर्माण और निर्माण में अंतर होता है। निर्माण और विनिर्माण में अंतर होता है, इसको समझिए। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन अलग अलग चीज़ है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है, एक ही जगह पे लगातार प्रोडक्शन किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक चीज़ बना देने के बाद हम फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अंतर ऐसे समझिए कि अगर किसी फैक्ट्री का अगर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, किसी फैक्ट्री का बिल्डिंग बनाया जा रहा है, कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो वो काम क्या है, कंस्ट्रक्शन है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। लेकिन उसी फैक्ट्री के अंदर मशीन बैठा दी गई है और उससे डेली पेन का, ब्रेड का या बटर का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग अधिकांशतः किसी न किसी छत के नीचे होता है, अधिकांशतः। कंस्ट्रक्शन अक्सर हाँ घर आकाश के नीचे होता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। कंस्ट्रक्शन में मिनिमम, क्योंकि 10, 20, 50 लेबर मिलके एक घर को बना रहे होते हैं। वही मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि 2-4 लेबर ही मिलके 1000-2000 पेन, 1000-2000 पैकेट ब्रेड और बटर वो दिन भर में बना देते हैं। तो ये, और मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे बार बार होता है। कंस्ट्रक्शन एक जगह पे होने के बाद फिर दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह, या कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये विनिर्माण और निर्माण में अंतर है, इसको समझिएगा। तो अभी हमने देख लिया ये जो है सेकेंडरी सेक्टर है। अब हम आते हैं टर्शियरी में, यानी तृतीयक, यानी तीसरा सेक्टर। होता क्या है, प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट भी मिल गया, मान लो मछली हमने मार ली और रख लिया, मान लेते हैं हमने लकड़ी काट ली रख लिया, हमने कोयला निकाला रख लिया। उसी तरह से सेकेंडरी में हमने ब्रेड बना लिया, हमने बड़े बड़े प्रोडक्ट बना लिए, कार बना लिया, ठीक है, हमने बाइक बना लिया। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, इसका ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, यानी विभिन्न प्रकार की जो सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है उसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। और ये सर्विस सेक्टर तीसरे सेक्टर के अंदर आता है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, इसके अंदर स्टोरेज भी आएगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन में आप देखिए हम लोग अलग अलग माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, हम लोग अलग अलग माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। कभी प्लेन से किया गया, ट्रक से किया गया, जहाज से किया गया। इसके अलावा हमारे अलग अलग सर्विस भी होते हैं, जैसे कंज्यूमर, हम अलग अलग हॉस्पिटल जो होती है, हॉस्पिटल भी सेवाएं देती है, होटल भी सेवाएं देती है, टूरिज्म भी इसी सेक्टर के अंदर आता है। इसके अलावा मनी बैंकिंग जो यहाँ पे की जा रही है, ये सारी चीज़ें, यानी होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, उसके अलावा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज यानी कोल्ड स्टोर में जब हम भंडार करते हैं वो, उसके अलावा बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, ये सब क्या है, ये सब तीसरे सेक्टर में आता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें सर्विस, और टूरिज्म भी इसी के अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है
ये हमारा चौथा सेक्टर है। अब आप कहोगे चौथा कहाँ से आ गया, तो चौथा भी आ गया। एक्चुअली अब चीज़ें बदल रही है धीरे धीरे। जब हमारे पास पैसे आ गए, तो पैसे जब आ गए तो यहाँ पर बहुत सारी जगह हम पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में, जैसे शेयर मार्केट में। इसके अलावा हमारे पास पैसे हैं तो हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहिए उस पैसे को या टैक्स को मैनेज करने के लिए। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर भी चाहिए, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फोर्थ सेक्टर का रूप ले ली हैं। यानी फोर्थ सेक्टर तीसरे सेक्टर का ही एडवांस वर्जन है। यानी यहाँ भी सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन उच्च क्वालिटी का। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसी तरह से स्टैटिक काउंट करने वाले लोग आएंगे, टैक्स मैनेजमेंट करने वाले आएंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले आएंगे, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट करने वाले, सजेशन देने वाले आएंगे। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज खुल चुकी है जहां पे सिर्फ सजेशन देने का काम किया जाता है कि आपको शेयर कहां लगाना है, म्यूचुअल फंड में कहां इन्वेस्ट करना है। तो ये जो सेक्टर है ये अब चौथे सेक्टर के रूप में उभर रहा है, फोर्थ सेक्टर के रूप में ये चीज़ें उभर रही है। और ये अगला है वो है पांचवा सेक्टर। ये जो पांचवा सेक्टर है इसमें बहुत ही उच्च किस्म की सर्विस यहाँ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अच्छा, इसको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी कहते हैं। एक्चुअली इनका जो रिलेशन है ज़्यादातर वो नीति निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है ना, उसको सबसे ज़्यादा इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं। जैसे यहाँ पे रिसर्च करने वाले, मेडिकल वाले नहीं, अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे वो थर्ड में चला जाएगा, लेकिन ये रिसर्चर हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये मैनेजमेंट की बोर्ड है बड़े बड़े कंपनियों की। और इस तरह के जो हाई प्रोफाइल मैनेज करने वाले डिसीजन मेकर जो लॉबी है, जो बॉडी है, उसमें जो ऊंचे पोस्ट पर हैं, जिनके डिसीजन से सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसी तरह से कानूनी सलाहकार भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इस तरह के लोगों को मिलाकर एक अलग सेक्टर धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, जिसको हम पंचक क्षेत्र कहते हैं, क्वानरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 5 सेक्टर में अपने इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। तो ये तो हुआ सेक्टर, डेफिनेशन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन को कहते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम इकोनॉमी को कितने आधार पे, किस आधार पे बांटेंगे, इसको देखते हैं। ये जो आधार है, ये जो बेस है, इसमें सबसे पहले स्टडी के आधार पे, अध्ययन के आधार पे हम माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमी में बांटते हैं। माइक्रो और मैक्रो सबको हम लोग एक ही करके समझेंगे आराम से। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। राज्य के इंटरफेयर या इंटरवेंशन के आधार पर कैपिटल इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये आपको मेंस में भी लिखने में काम आएगा। और राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, यानी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये यहाँ पे लाइन गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसके बाद है प्लानिंग के आधार पे प्लान्ड इकोनॉमी, नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्शन यानी अंतर संबंध के आधार पर ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। निर्भरता यानी डिपेंडेंसी के आधार पे डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, आत्मनिर्भर होगा, एक डिपेंडेंट होगा, एक इंटरडिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो डिवीजन है हमारा वो स्टडी, पढ़ाई, अध्ययन के आधार पे क्या है। यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो को देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर क्या है और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर क्या है। एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमी हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, ऑप्शनल पेपर का हिस्सा है, जीएस पेपर का हिस्सा माइक्रो इकोनॉमी नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, इसको माइक्रो इकोनॉमी या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक यूनिट यानी सिंगल यूनिट या सिंगल यूनिट के भी किसी पार्ट के बारे में
स्पेशल स्टडी किया जाता है, इसीलिए इसको व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब इसमें क्या, इसमें किसी एक तरह के उपभोक्ता यानी बिल्कुल यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं कि उनका इसके तरफ यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि क्या उनका पैक फूड, बटर, इस तरह के चीज़ों पे रुझान है कि नहीं। हम इस पे टारगेट कर रहे हैं कि टाटा स्टील का किस तरह का प्रोडक्शन है और टाटा स्टील के प्रति लोगों का क्या नज़रिया है, या टाटा स्टील के अंदर की जो कोई यूनिट है उस पर हम स्पेशल स्टडी करेंगे कि किस तरह की उसका ग्रोथ है या आगे किस तरह की संभावना है। भेल की बात कर रहे हैं तो भेल का क्या है, सरकारी कंपनी से रिलेटेड लोगों का क्या एटीट्यूड है, कोई फर्म है, ठीक है, कोई सिंगल मार्केट है, कोई सिंगल इंडस्ट्री है, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह के आगे ग्रोथ हो सकते हैं, नहीं हो सकता है। फूड इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, कोई एक तरह का प्रोडक्ट करने वाला, अगर बटर का प्रोडक्शन हो रहा है तो किस तरह के बटर का प्रोडक्शन किया जाए। यहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें का स्टडी किया जाता है, यानी किसी उपभोक्ता, एक तरह के कंज्यूमर, जूता पहनने वाले, कपड़े पहनने वाले, ठीक है, अलग तरह के खान पान वाले, इस तरह के कंज्यूमर का या किसी एक यूनिट का, एक फर्म का, एक कंपनी का, उस कंपनी के किसी एक पार्ट का जब स्पेशल स्टडी किया जाता है उसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ये यहीं पे समाप्त नहीं होता, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो माइक्रो इकोनॉमी है इसके कारण ही हमको पता चल पाता है कि जो कंज्यूमर है उनका बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, यानी किस प्रकार की चीज़ों से वो अधिक संतुष्ट होते हैं या किस प्रकार की चीज़ें उनको दी जाए तो अधिक से अधिक वो खरीदारी करेंगे। इसके अलावा उत्पादक यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसका भी हमको पता चलता है कि वो किस तरह के प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है उनका, किस तरह का प्रोडक्शन वो कितना करना चाहते हैं और उसमें कितना इनकम हो सकता है, ये सारा इसमें करते हैं। और फिर बाद में आता है प्राइस प्रिंसिपल यानी कीमत सिद्धांत। इसमें ये जो है माइक्रो इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसी से यह डिटरमाइन होता है कि किसी भी बाजार में किसी भी प्रोडक्ट का कीमत कितना रखा जाए और कैसे उसको निर्धारित किया जाए। तो ये जो है सारी चीज़ें वो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आती है। बस इसको इस तरह से समझना है कि इसमें किसी सिंगल यूनिट का, किसी स्पेशल बिहेवियर का, उपभोक्ता के या किसी स्पेशल प्रोडक्ट का या स्पेशल फर्म या कंपनी का स्टडी किया जाता है। अब ये जो आपके सामने दूसरा है ये है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? ये जो मैक्रो इकोनॉमी है इसको हम लोग बृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। जहां हमने माइक्रो में देखा कि छोटे छोटे पहलुओं का स्टडी किया जाता है, वहीं यहाँ पे हॉलिस्टिक वे में बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, बड़े पहलुओं का, इकोनॉमी के बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, जैसे फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति, अब ये पूरा हॉलिस्टिक है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, गरीबी, उसी तरह से नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इन सब का स्टडी हम इसके अंदर करते हैं और इन सब के स्टडी से हम पता कर पाते हैं कि किस तरह से इन सब का जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है इसका हम सॉल्यूशन करें। तो कुल मिला के इसमें पूरे अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े हिस्से का स्टडी किया जाता है, जिसके अंदर बजट भी आ जाएगा, फिस्कल पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, गरीबी, रोजगार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जिसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो राज्य की भूमिका के आधार पर, यानी राज्य का जो इंटरवेंशन है उसके आधार पर किस तरह से, या राज्य के रोल के आधार पे किस तरह से हम इकोनॉमी को बांटेंगे। तो कैपिटलिस्ट सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है कि वहाँ पे प्राइवेट जो संपत्ति होती है उसका ही इम्पोर्टेंस होता है। दूसरा, जो भी प्रोडक्शन होता है सर्विस का या गुड्स का, उसका मेन मकसद होता है निजी लाभ, यानी पर्सनल लाभ, जनहित नहीं होता, यानी लोगों का हित नहीं होता, पर्सनल हित होता है।
और इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे सरकार का कोई भी इंटरफेयर कोई भी कीमत को डिटरमाइन करने में नहीं होता, यानी उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करने में, उसका प्रोडक्शन कितना होगा, इन सब में सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। मार्केट ही उसको तय करती है या कंपनी वाले तय करते हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक वही 1776 द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने कहा था, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था इकोनॉमी में, नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, यानी इस अर्थव्यवस्था में सरकारी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए, जिसको अहस्तक्षेप की नीति भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हैं, और हम लोग भी अब उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, सामान्य अगर फीचर की बात करें तो निजी प्रॉपर्टी जो होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही बोलबाला होता है। जो भी प्रोडक्शन होता है उसका उद्देश्य होता है मैक्सिमम फ़ायदा लेना। इसके अलावा यहाँ पे गला काट कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। कीमत का निर्धारण या प्रोडक्शन जो है अक्सर बाजार के डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे क्वालिटी और विविधता यानी वेराइटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी और जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें ना के बराबर होता है। तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब है। उसके बाद दूसरा आ जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जर्मन दार्शनिक हैं कार्ल मार्क्स जो जर्मन दार्शनिक हैं वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि स्टेट के इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस पे राज्य का अधिकार हो, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो बेस फंडा है वो ये है कि कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी सर्विस या गुड्स, सामान या वस्तु, जिसका भी प्रोडक्शन होता हो, कितना प्रोडक्शन होगा, उसका कीमत क्या होगा, ये सारा डिसीजन सरकार लेती है। मार्केट वहाँ पे कमज़ोर होता है, सारा डिसीजन जो होती है सरकार लेती है, और वहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी होता है, यानी नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, 5 साल, 6 साल, 12 साल, जो भी हो, तो ये सारी होती है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ 2 चीज़ें हैं, एक जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी है और एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, यानी साम्यवादी है, और एक जो है समाजवाद है। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि सभी जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनके बीच में गुड्स एंड सर्विस का समान वितरण हो। ये कौन कहेगा? समाजवाद। साम्यवाद क्या कहेगा? साम्यवाद कहेगा प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार लेगा। समाजवाद क्या कहेगा? समाजवाद कहेगा कि वस्तु और सेवाओं का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। साम्यवादी क्या कहेंगे? कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या कहेगी कि आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसके अनुसार काम करो, जरूरत के हिसाब से ले। तो ये अलग अलग है। खैर, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे नहीं है, बट तब भी जो लेवल लगा है उसमें चाइना भी है, ये भी इकोनॉमिक्स की तरफ बहुत आगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, इस तरह के, क्यूबा, ऐसे ऐसे देश हैं जो जहां अभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, बट ये भी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए हैं। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब क्या होता है? मिक्स्ड का मतलब होता है कि दोनों का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, दोनों का फीचर हो, दोनों का ही फीचर हो। अब सवाल उठता है ये कैसे होगा? तो ये होगा, ये तब हो, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखा जाता है। यानी जहाँ एक तरफ टाटा है वहीं दूसरी तरफ वेल भी है और सेल भी है। यानी जहाँ एक तरफ रिलायंस है वहाँ BSNL खैर बेच दिया गया है, वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होगा, दोनों का एग्जिस्टेंस होगा, और मांग और पूर्ति बाजार पे ही छोड़ दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा कीमत या प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन गड़बड़ होती है तो सरकार रेगुलेटर का काम करती है, सरकार कंट्रोलर का काम नहीं करती, नियंत्रण का काम नहीं करती। बहुत गड़बड़ी होने पर ही सरकार इंटरफेयर करती है और रेगुलेट करके फिर ठीक कर देती है। तो कुल मिला के यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ प्राइवेट सेक्टर भी है
और सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह सरकारी सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे हमने 5 साल का योजना अपनाया था, तो प्लान्ड इकोनॉमी भी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह इंडिविजुअल जो फ्रीडम है यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे भी जोर दिया गया है। तो सरकार जो है रेगुलेटर के रूप में काम करती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये अंतर है बेसिक, जो अभी इसमें देखना है, मिक्स में देखना है। इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये सब एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, जहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की संपत्ति है। और इंडिया तो काफ़ी हद तक अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर गया है। तो इस तरह से ये सारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आएगी। इसके बाद डेवलपमेंट के आधार पे इकोनॉमी की बात की जाती है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब डेवलप्ड क्या होता है? डेवलप्ड ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम या जीडीपी कह लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी मोटा मोटी ये मान के चलो आप कि वहाँ के हर लोग, वहाँ के माने हर लोगों के पास बेसिक जो सुविधाएं होती है वहाँ तक पहुँच होती है। इसको हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और लगभग 12,056 अगर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 12,056 डॉलर की अगर पर कैपिटा इनकम है तो वो विकसित अर्थव्यवस्था है। इसके अंदर स्विट्जरलैंड भी आएगा, फ्रांस भी आएगा, ब्रिटेन भी आएगा, जापान भी आएगा, अमेरिका भी आएगा। तो ये सब इसके अंदर आएगा। डेवलप्ड के बाद आता है दूसरा डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है? यानी विकास कर रही है, यानी वो इकोनॉमी जो बहुत अच्छे से विकास कर रही है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, यानी जीडीपी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी ठीक ठाक है, लोगों को बेसिक सुविधाएं भी मिल रही है, कुछ लोग अभी पिछड़े हैं, कुछ लोगों को मिल रही है। तो इन लोगों को, इस तरह की इकोनॉमी को हम कहेंगे विकासशील इकोनॉमी। ठीक है, इस तरह की इकोनॉमी को, जिसके अंदर इंडिया भी आएगा, ब्राज़ील भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, चीन भी आएगा, दक्षिण अफ्रीका भी आएगा। तो इस तरह की जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। और अधिकांश अब डेवलपिंग कंट्री ही है, लेकिन अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री भी है। अंडर डेवलप्ड मतलब जहाँ पे लोगों का इकोनॉमिक स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी नीचे है। यानी बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसकी नेशनल इनकम $995 या उससे कम है, उसको अल्प विकसित कहते हैं। जहाँ पे कहा जा सकता है कि मॉडर्न जो डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत ही हुई है। उसके अंदर माली भी आएगा, सोमालिया भी आएगा, चाड, नाइजर, बुरुंडी, ये सब देश आएंगे। तो अधिकांशतः जो अफ्रीका के देश हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं अंडर डेवलप्ड में। तो इस तरह से इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के रिलेशन के साथ, वर्ल्ड के साथ जो रिलेशन के आधार पे, यहाँ देखो इसको ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या होता है? ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है विश्व के जो विश्व माने कोई भी जो देश है, विश्व के अन्य देश के साथ, कोई भी देश की इकोनॉमी वर्ल्ड के और देशों के इकोनॉमी के साथ अपने गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो ऐसे में ये जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी होगी। तो अभी वर्ल्ड की सभी देश ओपन ही है, कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, बट सब देश ही जो है वो ओपन है। कोई भी देश किसी के साथ नहीं जुड़ा है, यानी कोई ऐसा देश नहीं है जो वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है कम देश के साथ हो, ज़्यादा देश के साथ हो, वो बात अलग है, लेकिन सब कनेक्टेड है। बंद मतलब क्या है? ना लेना ना देना। इट मीन्स कि कोई भी आर्थिक रिलेशन हम दूसरे देश के साथ, दूसरी इकोनॉमी के साथ नहीं रखते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। सिंपल सा है, मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विस का हमको मतलब नहीं है, आपके साथ न खरीदना है न बेचना है, ये हाल है, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। उसके बाद जो इकोनॉमी होती है वो होती है किसके आधार पे? प्लान के आधार पे। तो प्लानिंग के आधार पे भी दो तरह की है। एक है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि योजना बना के देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट करने के लिए प्लान बना के हम इकोनॉमिकल ग्रोथ या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो रणनीति बनाते हैं उसको प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं।
जैसे रसिया, जैसे भारत। और भारत पहले क्या करता था, योजना आयोग जब थी तो 5 साल का इकोनॉमी बनाता था, प्लान बनाता था, जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं, 5 ईयर प्लान कहते हैं। अब नीति आयोग ने क्या किया, 5 साल को हटा दिया है। अब नीति आयोग ने टोटल 15 साल का योजना स्टार्ट किया है। 15 साल वाले को कहते हैं विजन प्लान, 15 साल वाले को कहते हैं विजन प्लान, 7 साल वाले को कहते हैं रणनीतिक प्लान, और 3 वर्ष वाले को कहते हैं एक्शन एजेंडा। तो 15 साल, 7 साल और 3 साल में अपने प्लान को बदल दिया है। 3 साल वाले को एक्शन एजेंडा कहा जाता है, 7 साल वाले को कहा जाता है रणनीति प्लान, और 15 साल को कहा जाता है विजन प्लान। तो ये लेके अब नीति आयोग आ गई है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो प्लान्ड इकोनॉमी है, रशिया भी प्लान्ड इकोनॉमी है। तो इस तरह से उसके अलावा जो गैर प्लान्ड होता है, नॉन प्लान्ड, वो क्या होता है? नॉन प्लान्ड जो होता है वो होता है यहाँ पे किसी तरह का प्लान नहीं बनाया जाता कि 5 साल के बाद इतना ग्रोथ करना है, 10 साल के बाद इतना करना है, 20 साल के बाद। बस जो इकोनॉमी वो एक तरह से डेवलप्ड होती है और वो अपने आप चल रही होती है, ऑटोमेटिक तरीके से चल रही होती है। वहाँ प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ सफिशिएंट होता है, तो प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा डिपेंडेंसी के आधार पे कौन? डिपेंडेंट इकोनॉमी। डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब, इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि वस्तु हो, सेवा हो, इसके मामले में उनके पास कैपिटल यानी पूंजी, उनके पास रिसोर्सेज, उनके पास पर्याप्त मात्रा में है। यानी अगर किसी देश के साथ रिलेशन नहीं भी है तब भी वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे खाने के मामले में हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, यानी हमारे पास इनफ फूड है। अगर हम कोई देश हमको कुछ नहीं भी दे तो हम प्रोडक्शन करके खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। बट बहुत सारे मिनरल्स हैं जहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कोई भी देश पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमी होती है जिसके कारण दूसरे देश पे निर्भर रहना पड़ता है। तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर कोई भी नहीं होता। दूसरा है, और खाने की बात करें तो अलग बात है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है तो हर चीज़ में आत्मनिर्भर नहीं हुआ जा सकता है। दूसरा है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि दूसरी अर्थव्यवस्था पे कुछ ज़रूरत के लिए निर्भर होना। तो अभी लगभग सभी देश, वो मिनरल्स के लिए हो, कोई और भी कैपिटल के लिए हो, या कोई और रिसोर्सेज के लिए हो, कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी ज़रूरत के लिए एक दूसरे देश पे निर्भर हैं। जैसे अमेरिका ने भी अभी कोरोना में दवाई के लिए भारत पे प्रेशर बना दिया, यानी दवा के मामले में वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद म्यूचुअल डिपेंडेंसी। म्यूचुअल डिपेंडेंसी का मतलब होता है परस्पर निर्भरता, यानी कुछ देश जो हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी हैं, और दूसरे देश के पास ये नहीं है। तो उन दोनों देशों के बीच, और और दूसरे देश के पास क्या है, एग्रीकल्चर में वो डेवलप है। तो कोई जो है वो इंडस्ट्री में डेवलप है, कोई एग्रीकल्चर में डेवलप है। तो दोनों के बीच म्यूचुअल कंसर्न होगा कि कांटेक्ट होगा एक तरह से कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवाएंगे, आप खूब प्रोडक्शन कीजिए और उसके बदले में हमको प्रोडक्शन दे दीजिए। तो उनका खाना चल गया और इनका जो है फैक्ट्री वाला जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो प्रोडक्ट इनको मिल गया। तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी। तो इस तरह से हम इकोनॉमी को एक बड़े लेवल पे देखे हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था को हमने एक बड़े लेवल पे देखा है, एक एक चीज़ को डिवाइड करते हुए, और आगे भी इकोनॉमी से रिलेटेड कहानी चलती रहेगी, एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते रहेंगे।